हेलो गाइस। आज हम करते हैं 10th का जो सेट का स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट फरवरी का जो पेपर हुआ है साइंस का, जिसके अंदर हमारा चैप्टर आया था सोर्स ऑफ एनर्जी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर आया था उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन एका सिलिकॉन प्रिडिक्टेड बाय मेनलीव आर सेम एज दैट स्कैंडियम जर्मेनियम। ये कहना चाह रहा है कि जो एका सिलिकॉन है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती थी। तो बच्चों, एका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन से अगला। तो आप देखेंगे सिलिकॉन से अगला कौन सा है। जैसे कि हम ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है सिलिकॉन, आपको पता है ग्रुप 14 क्या होता है। ग्रुप नंबर 14 होता है हमारा कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। तो मैनलीव ने क्या किया था, जो जर्मेनी जो गैलियम है सिलिकॉन से अगला है, तो उसको बोला था एका सिलिकॉन बोला था। ऐसे अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 13 होता है बच्चों बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो सॉरी, यहाँ पे जी आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला था हमारा। तो ग्रुप 13 के अंदर उसने एका एल्यूमिनियम को बोला था, एल्यूमिनियम से अगले वाला मतलब गैलियम। तो सीधी सी बात है, जो एका सिलिकॉन होगा वो कौन सा होगा, जी होगा, मतलब जर्मेनियम होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जर्मेनियम इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये वाला आंसर है, जर्मेनियम इसका आंसर है बच्चों। क्योंकि एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन से अगला एलिमेंट कौन सा होता है, जर्मेनियम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैनलीव पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर टेकन इन ऑर्डर। मैनलीव ने, आपको पता है जो मैनलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। उसने क्या करा था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैनलीव पीरियोडिक लॉ की वजह से पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है बच्चों। पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो आज है वही उस टाइम भी था, K2O। पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, K2O होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइड वुड बी फॉर्म्ड बाय एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैंने बताया एका एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम से अगला। तो एल्युमिनियम से अगला हमारा कौन सा हो गया, आप देखें ग्रुप 13 है एल्युमिनियम बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो अगर आपसे एका एल्युमिनियम पूछे तो एल्युमिनियम से अगला मतलब कौन सा होगा, गैलियम। ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, गैलियम हो गया। और आपको पता होगा बच्चों ग्रुप 13 की सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। ग्रुप 14 की होती है 4, 15 की 5, तो ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इसमें पूछा है वो कौन सा होगा। अब एक तो वो दिया हुआ ECl, नहीं ये तो 1 वैलेंसी वाला हो गया। ECl2 2 वैलेंसी वाला हो गया। और लेकिन हमारा जो ग्रुप 13 है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ECl3 इसका आंसर ये आ जाएगा, ECl3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज डोबरनर ट्रायड। डोबरनर ट्रायड का कौन सा ग्रुप था, आपको पता है डोबरनर ने 3 एलिमेंट से ग्रुप बनाए थे बच्चों, जिनके अंदर जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अदर दो के एवरेज का होता था। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा, लिथियम सोडियम पोटाशियम। लिथियम सोडियम और पोटाशियम का उसने ग्रुप बनाया था, आप देख सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, लिथियम का 7 होता है, पोटाशियम का 19 होता है। सॉरी, पोटाशियम का 39 होता है। दोबारा करते हैं, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का होता है हमारा 23 और पोटाशियम का होता है हमारा 39। तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं 39 प्लस 7 अपॉन 2, तो 46 अपॉन 2 कितना आएगा बच्चों, 23 आ रहा है। देखो, तो जो हमारा बीच वाले एलिमेंट का 23 आ रहा है, मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर 2 के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। तो 23 मतलब ये वाला हमारा डोबरनर ट्रायड है। कौन सा, लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला, ये डोबरनर ट्रायड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। आपको बताया हुआ है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टाइम तक 56 तत्वों की खोज हुई थी, 56 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। और वो कहाँ तक लागू था, खाली कैल्शियम तक लागू हो पाया था। तो इसका आंसर कैल्शियम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा डोबरनर ट्रायड से क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि XYZ 3 एलिमेंट है हमारे, XYZ। तो इसके अंदर बच्चों आपको दे रहा है X और Z दे रखा है। X कितना दे रखा है आपको, यहाँ से कर लेते हैं, XYZ। X दिया हुआ है आपको 32 और YZ दिया हुआ है आपको 125। तो आपसे पूछा Y का कितना एटॉमिक मास होगा। आपको पता है डोबरनर ट्रायड के अंदर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, जिसके अंदर बीच वाला जो एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक मास अदर 2 के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। तो हम कैसे करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे तो Y का मास आ जाएगा। कैसे निकलेगा एवरेज, 125 प्लस 32 अपॉन में
टू, तो इनको करने के बाद आ जाएगा 78.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 78.5 आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये इसके अंदर ऑप्शन 78.5 आ रहा होगा, ये रहा 78.5, तो इसका ये आंसर आ जाएगा बच्चों 78.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द डेमेट्री मेंडलीव ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक लॉ, उसका मेन काम क्या किया था उसने, मेंडलीव ने, क्या उसने ही अरेंज ऑल ऑफ द नॉन एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर, ये गलत है क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर के बेस पर नहीं, एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किए थे। दूसरा, ही आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ ट्रायड्स, नहीं ये भी गलत है क्योंकि डॉबर्नर ने कराया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो उसके बाद ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये सही है, उसने नए नए एलिमेंट्स खोज किए और उनकी प्रॉपर्टीज को जानने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता चुका हूं बच्चों मैं आपको, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड कितने टाइम एलिमेंट्स नॉन थे, उसके टाइम तक 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, तो इसका आंसर 56 आ जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होगा बच्चों, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होता है, कन्वेंशनल मतलब जो बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं हमारे, कोयला, कोल, पेट्रोल और डीजल को, कोयल, पेट्रोल और डीजल को ही हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, तो इसका आंसर फॉसिल फ्यूल आएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं मतलब जो बहुत पुराने टाइम से यूज हो आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं उनको। और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो पुराने टाइम से नहीं यूज हुए बस नए नए यूज होने शुरू हुए हैं, जैसे कि हमारा टाइड एनर्जी, जैसे कि हमारा जियोथर्मल एनर्जी, जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी, जैसे कि हमारा विंड एनर्जी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है मीथेन। बायोगैस के अंदर 75% मीथेन अवेलेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो फॉलिंग वाटर है ऊपर से पानी गिर रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है डैम्स के अंदर, आपको पता है, तो उसके अगर पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है बच्चों, तो वो कहाँ बनाई जाती है, वो हाइड्रो पावर प्लांट में बनाई जाती है। और अगर कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो वो थर्मल प्लांट में बनाई जाती है। तो इसमें पानी का यूज करके बनाई जा रही है, इसका आंसर हाइड्रो पावर प्लांट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी के पास क्या क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। ईजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी सही है, बिल्कुल इसमें भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल आंसर इसके सारे, मतलब जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल, विंड मिल मतलब जो पवन चक्की होती है, हवा से जो बिजली बनाई जाती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हवा की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, आपको पता होगा बच्चों। इसका आंसर आएगा डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। अगर हवा की वेलोसिटी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो उससे बिजली नहीं बनाई जा सकती, तो इसका मतलब वो विंड की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्यूल यूज्ड इन द थर्मल पावर, थर्मल माने हीट, और हीट किससे बनती है बच्चों, कोयले से बनती है, आपको पता है। तो कोयला क्या होता है हमारा, कोयला होता है फॉसिल फ्यूल, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल आएगा, जीवाश्म ईंधन आएगा। फ्यूल यूज जो थर्मल पावर प्लांट में होता है वो क्या होता है, कोल होता है, कोयला होता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल। उसके बाद इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब जिसके अंदर पानी से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो माने वाटर से। जब वाटरफॉल होता है हमारा, बहुत ज़्यादा हाइट से वाटर क्यों फॉल किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है जितनी हाइट से गिरेगा वो द लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेधा पाटिकर किससे रिलेटेड थी, मेधा पाटिकर हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं बच्चों, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नर्मदा बचाओ, नर्मदा एक बांध है, डैम है जिससे वो जुड़ी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इको फ्रेंडली एक्टिविटी कौन सी है इसमें, यूज ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। यूज ऑफ पॉलीथीन एनवेलप, ये भी हमारा इको फ्रेंडली नहीं है। और यूज फॉर कलरिंग क्लॉथ्स, ये भी हमारा इको फ्रेंडली नहीं है। यूज ऑफ विंड मिल इरीगेशन, हाँ ये हमारा इको फ्रेंडली है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए नेचुरल सोर्स, नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, नॉट सॉइल, मृदा, सॉइल हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि नेचर से मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमें नेचर से नहीं मिलती, हमें बनानी पड़ती है। और एयर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसने नॉट पूछा है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक तो रेन्यूएबल और एक नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल का मतलब जिनको बार बार यूज में लाया जा सके, बार बार बनाया जा सके, और नॉन रेन्यूएबल वो होते हैं जिनको एक जो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज करने के बाद समाप्त हो जाएंगे और जो बार बार नहीं बनाए जा पाएंगे, जिनकी लिमिट है एक, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल का वाटर हमारा, वेजिटेशन, एयर और कोल एंड मिनरल्स। मैंने बताया हुआ कोल, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक टाइम तक हैं, उसके बाद हजारों वर्षों बाद, हजारों वर्षों पहले से काम हो रहे हैं और हजारों वर्षों बाद प्रयोग आने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। एक बार समाप्त होने के बाद इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा लंबे समय तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन था सेट के एग्जाम का जो फरवरी में हुआ था। फरवरी का इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, इसको इससे ढंग से करें। थैंक यू वेरी मच।